नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप सारे लोग फटाफट आ जाइए। आज का सेट नंबर 77 होगा। सेशन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल एरर हमें फाइंड करना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन स्प्लिट इनटू 5 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर और नॉट। यानी आपको पढ़ना है यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है या नहीं है। The warden forbade the student from leaving the hostel. डी और ई ऑप्शन आपको मालूम होता है, बीपीएससी टीआरई आपको देता है मोर देन वन, नन ऑफ द एबव। द वार्डन ये आपका कॉमन नाउन है यहाँ पे, और नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, आपको अच्छे से मालूम है। ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं। फॉरवर्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया तो ये हो गया आपका पास्ट इन डेफिनिट। यहाँ पे द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के तौर पे मना किया गया है। फ्रॉम, फ्रॉम आपका है प्रेपोजिशन, और आफ्टर प्रेपोजिशन आपको यूज करना होता है जिरंड। और जिरंड किसे बोलते हैं हम? V1 प्लस ING को। जैसे और जिरंड हमारा नाउन ही कहलाता है और ये जवाब देता है व्हाट का। जैसे आप बोलते हैं ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, वहां पे स्मोकिंग आता है। तो V1 प्लस ING अगर नाउन के जैसा काम करेगा, उसी को आप क्या बोलेंगे? जिरंड बोलने का काम करेंगे। और आफ्टर प्रेपोजिशन आपका आता है जिरंड। यहाँ पे लिविंग वर्ब नहीं है, जिरंड है, वर्बल नाउन है। इस सेंटेंस में किसी भी टाइप का कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर आपका है ई, नन ऑफ द एबव। डी नहीं, ई होगा। ई, वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, ये भी आपका स्पॉटिंग एरर। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई टू माई लेटर्स। अब यहां पर आया हुआ है इन स्पाइट ऑफ, ये आपके कंपाउंड प्रेपोजिशन है। कई बार इन स्पाइट ऑफ के जगह आप इस्तेमाल क्या कर देते हैं? डिस्पाइट का। और ये दोनों हमारे प्रेपोजिशन हैं। और इन स्पाइट ऑफ की बात करें या डिस्पाइट की बात करें, ये बतलाता है कॉन्ट्राडिक्शन को। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब विरोधाभास। अगर पहले आपने पॉजिटिव बात कर रखा है तो बाद में आप नेगेटिव बात करेंगे। और कॉन्ट्राडिक्शन को बताने के लिए कुछ कंजंक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल्दो, ALTHOUGH। ऑल्दो की बात करें, दो दो और इवन दो, ये हमारे कंजंक्शन है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इन स्पाइट और डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये हमारे प्रेपोजिशंस हैं। अब आइए यहां पर क्या बोला गया है। इन स्पाइट ऑफ सेवरल रिमाइंडर्स, बहुत सारे रिमाइंडर्स के बावजूद भी, ही डिड नॉट सो फार सेंड एनी रिप्लाई, उसने मुझे कोई भी रिप्लाई नहीं किया मेरे लेटर्स का। जबकि बहुत सारा रिमाइंडर उसको दिया गया, कर दो, बट फिर भी उन्होंने नहीं किया, ऐसा यहां बोला गया है। अब यहां पर डिड नॉट की बात कर रहे हैं। डिड के बारे में बताया, ये V2 का मामला है। और V2 होता है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और टेंस की एक खास बात है कि हर एक टेंस का अपना एक कीवर्ड होता है। और ये सो फार जो आप देख रहे हो, इसका इस्तेमाल होता है आपके पास्ट के परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट बोलिए या प्रेजेंट परफेक्ट बोलिए, वहां पर इस्तेमाल करते हैं सो फार का, येट का, इन सभी सारे कीवर्ड्स का। अब यहां पे आपका है ही डिड नॉट। डिड का मतलब हो गया पास्ट, आपने लगाया है सो फार, और सो फार इस्तेमाल होता है परफेक्ट टेंस में। और परफेक्ट टेंस की अगर आप बात करेंगे तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, या तो हैव होना चाहिए, या हैज होनी चाहिए, या आपके पास हैड होगा और फिर आपके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अब यहां पर बोला क्या गया है कि कोई रिप्लाई नहीं किया, पास्ट का मामला है, तो पास्ट परफेक्ट के साथ जाएंगे। और पास्ट परफेक्ट के साथ जाएंगे तो हैड प्लस भी थर्ड चाहिए। तो इस डिड के प्लेस पे अपन को मिलना चाहिए हैड, नॉट, सो फार, और सेंड V1 है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सेंट। यही हमारा एरर हो गया। एनी रिप्लाई टू माई लेटर्स, करेक्ट आंसर आपका है B फॉर बॉम्बे। तो डिड नॉट सो फार सेंट के प्लेस पे होना चाहिए हैड नॉट सो फार सेंट। करेक्ट आंसर आपका होगा B फॉर बॉम्बे। ठीक है। सौरभ सिन्हा गुड मॉर्निंग जी। अर्पणा कुमारी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए अब यहां आ जाओ। हाँ, हैड, नॉट और सेंड का सेंट करना पड़ेगा, बिकॉज हैव, हैज, हैड के साथ एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पे नंबर 3 की बात करेंगे। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल के क्वेश्चंस। आई शॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे।
यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो यस्टरडे हो गया पास्ट का टाइम, और पास्ट के टाइम के लिए यहां पे शॉ यानी कि V2 का मामला। हर एक टेंस का अपना कीवर्ड होता है, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए यस्टरडे, लास्ट डे, प्रीवियस, अगो, इन सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब अ ओल्ड मैन तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपको साउंड जो देगा ये वॉवेल साउंड दे रहा है, तो ए का इस्तेमाल होना नहीं चाहिए, बिकॉज ए आता है कॉन्सोनेंट के लिए। द होता है डेफिनिट टर्म के लिए। यहां पे एक वृद्ध व्यक्ति से आप मिले हैं, वो कौन है आपको मालूम नहीं है, डेफिनिट टर्म नहीं, यानी इंडेफिनिट में ही, और वॉवेल साउंड। करेक्ट आंसर आपका क्या होना है, बी फॉर बॉम्बे। सी कैसे कर रहे हैं आप लोग, प्रियंका आस्था, सी कैसे होगा, आई मेट द ओल्ड मैन। और जैसे ही द ओल्ड मैन करेंगे तो वो वृद्ध व्यक्ति जो है वो कौन है, डेफिनिट हो जाएगा। तो डेफिनिट सेंस में यहां हमें नहीं जाना है, इंडेफिनिट में रहना, एन ओल्ड मैन। यहां पे आइए क्या बोला गया कि लाइट कम्स फ्रॉम द सन। लाइट कम्स फ्रॉम द सन। लाइट आपका नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, और ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है और डेफिनिट भी नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करोगे नहीं, बिकॉज ए और एन का लिटरल मीनिंग वन होता है। और द की बात तब करेंगे जब बात डेफिनिट हो। यहां पर बोला जा रहा है रोशनी जो है वो सूरज से आती है, तो लाइट कम्स फ्रॉम द सन, यानी लाइट के पहले किसी भी टाइप का कोई भी आर्टिकल होना नहीं चाहिए, नन ऑफ द अबव। और यहां पर आपने सन लिखा है, सन जो है ये सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी किसे बोलते हैं, हेवनली बॉडी, जो खगोलीय पिंड है ना, जो हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, और इनके पहले आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, इसलिए वहां पे द सन आया है। करेक्ट आंसर हो गया ई फॉर एलिफेंट। नंबर 5 में आइए क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नरेशन का मामला। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब आपका यहां पर ही सेड की बात करेंगे तो ये V2 का मामला है, V2 की बात करेंगे तो ये पास्ट का हो गया, और व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, इसलिए आप यहां लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क देख रहे हैं। अब यहां पे कैसे चेंज करोगे, ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज, ऐसे नहीं होता, व्हाट अ और उसके बाद ब्यूटीफुल नाउन लगाने का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा है। जैसे ही व्हाट अ देखेंगे तो आपको वेरी वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी बहुत ही बढ़िया है। ही वॉन्डर्ड दैट इट वॉज ब्यूटीफुल सीन नहीं, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल। जैसे ही आप बोलते हैं व्हाट अ, इसका मतलब होता है बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाना है सी फॉर कनाडा, और आप सभी ने सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हो, अगर आपने लाइक कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं किया है तो जरूर कर दिया करें। आइए नंबर 6 की बात करें। गावस्कर सेड ब्रेवो अजहर यू हैव डन वेल। अब ब्रेवो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी को अपलॉड कर रहे हैं, APPLAUD, अपलॉड का मतलब होता है प्रशंसा, है ना, यू हैव डन वेल। यहां पर अब देखोगे शेड का मामला है, ये आपका हो गया V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और यहां पर हैव डन यानी प्रेजेंट का परफेक्ट, चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट में जाएगा। गावस्कर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अजहर हैड डन वेल। अब जॉय करने का सेंस तो यहां पे नहीं है, आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, अगर टीम मैच जीत जाए, कुछ हो जाए, आपका रिजल्ट आ जाए तो खुशी से आप उछलेंगे, बट यहां पे आप शाबाशी दे रहे हैं सामने वाले को, तो जॉय से ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, ऑप्शन को चेक करें। गावस्कर कॉल्ड अजहर एंड एक्सक्लेम्ड। कॉल्ड यहां पर अननेसेसरी है, नहीं होना चाहिए जब एक्सक्लेम्ड की बात कर रहे हैं। गावस्कर कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन अजहर, सेइंग दैट, और ये कहते हुए, सेइंग यहां पे पार्टिसिपल के तौर पे काम करेगा, ये कहते हुए ही हैड डन वेल। अब ही कहां से आया, तो भैया रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट यू है सेकंड पर्सन, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अजहर, और अजहर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर, जिसके अकॉर्डिंग आपने ही का इस्तेमाल किया, और हैड डन बिकॉज आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पे पास्ट इंडेफिनिट, वेल का वेल। करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, और आप सभी ने आंसर दिया है सी। चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे कर दिया करें, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, यहां पर एक्टिव और पैसिव का मामला है, और यहां पे देखिए रजत राइट्स अ लेटर, बहुत ही आसान सा, इस टाइप के क्वेश्चंस हर एक बच्चे सॉल्व करेंगे। ये V5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाता है इज एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अ लेटर रोट नहीं करोगे, रोट का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं होना चाहिए। अ लेटर वाज टू बी रिटन, अब टू बी रिटन जैसे ही आप बोले तो मैंने आपको पढ़ाया था इन्फिनेटिव, याद होगा आपके टेस्ट में हर एक दिन बात हो ही जाती है। इन्फिनेटिव का एक टाइप होता है सिंपल इन्फिनेटिव। ये सब टर्म्स सारे याद रखा करें, और हो सके तो शॉर्ट नोट आप तैयार रखें। सिंपल इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव में बात होती है एक्टिव की भी, एक्टिव वॉइस की,
और पैसिव वॉइस की, है ना। अब सिंपल इन्फिनेटिव का एक्टिव फॉर्म होता है आपका 2 + V1 और पैसिव की बात करेंगे तो होता है आपका 2B V3। अब यहीं पर 2V1 2B V3 का मतलब क्या, जैसे मैंने बोला यहां पे देयर इज टाइम टू ओपन द शॉप, देयर इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो ये आपका इन्फिनेटिव का एक्टिव फॉर्म है, समय हो गया है दुकान खोलने का। देयर इज टाइम टू ओपन, अब इसी का जब पैसिव बनाओगे तो इसका पैसिव ऐसे हो जाना है देयर इज टाइम टू बी ओपन्ड, टू बी ओपन्ड द शॉप, है ना। ये सब मैं अपने फाउंडेशन बैचेज में पढ़ाता हूं बहुत अच्छे तरीके से, एडवांस वर्ब का फॉर्मेट है ये, है ना। देयर इज टाइम टू ओपन, देयर इज टाइम टू बी ओपन्ड द शॉप, ये होता है इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव। और वैसे इन्फिनेटिव आपके होते हैं 4, बता चुका हूं, सिंपल इन्फिनेटिव, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। प्रीवियस सेशन में जाओगे आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब सेशन में। तो अ लेटर वाज टू बी रिटन, टू बी रिटन कहने का मतलब होता है आपका इन्फिनेटिव का, जबकि यहां प्रेजेंट के इंडेफिनिट का चाहिए तो ये ऑप्शन हमारा होगा नहीं। और अ लेटर इज रिटन, इज रिटन कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बिल्कुल करेक्ट आंसर CC फॉर कैनेडा। लेट नहीं होना है सुषमा, इस बात का ध्यान रखें। और ये जितने भी टर्म्स मैं बता रहा हूं हर एक आपके माइंड में लॉक होना चाहिए। बोर्ड PDF तो आपको जाता ही जाता है, लेकिन आप अगर शॉर्ट नोट तैयार करेंगे और एग्जाम के टाइम में सरसरी निगाह उसे देख लेंगे और फिर जाएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए तैयारी वाले भी कोई है क्या? सेल्फ रिलायंट राहुल, बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो भाई यहां पे। आइए यहां पे, आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम शी ड्रॉप्ड हिम एट हिज हॉस्टल। अब इसका पैसिव कैसे बनाओगे, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया। आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार, ड्राइविंग करते हुए प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम, शी ड्रॉप्ड हिम, है ना। ये ड्राइव करते हुए प्रोफेसर कुमार को, अब ये हिम किसके लिए है, तो हिम है प्रोफेसर कुमार साहब के लिए। इनको ड्रॉप किया गया है एट हिज हॉस्टल पे। अब देखिए V1 + ING है, जब कभी भी पैसिव का आप थर्ड फॉर्म बनाते हैं जहां ING आया हुआ हो तो आप बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात यहां पर ड्रॉप्ड वर्ड का इस्तेमाल है, ड्रॉप्ड की बात करेंगे तो ये V2 हो गया, और V2 के पैसिव में जैसे ही हम जाते हैं तो वहां हमें वॉज या वर दिखाई देता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते। आइए देखते हैं यहां क्या होना चाहिए। आफ्टर बीइंग ड्रिवन, ठीक है यहां तक, टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वॉज ड्रॉप्ड एट हिज हॉस्टल। अब आप बोलेंगे सर यहां पर ही है तो ही वॉज ड्रॉप्ड होना चाहिए। ये हिम किसके लिए है, प्रोफेसर कुमार के लिए ही है, तो यहां पर ही भी इस्तेमाल कर सकते थे। ही वॉज ड्रॉप्ड एट हिज हॉस्टल, ही का इस्तेमाल ना करके प्रोफेसर कुमार साहब का इस्तेमाल कर लिया गया, तो करेक्ट आंसर तो आपका ए हो ही जाना है। बी में प्रोफेसर कुमार वॉज बीइंग ड्रिवन, भाई प्रोफेसर कुमार को ड्राइव किया जा रहा था या कार को ड्राइव किया जा रहा होगा, ड्राइव कार को करेंगे, प्रोफेसर कुमार को नहीं करेंगे। और आफ्टर सी हैड ड्रिवन का तो कोई मामला ही नहीं है, बिकॉज यहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म का आपका पैसिव होता है वॉज वर भी थर्ड, तो हैड ड्रिवन का कोई सेंस निकल के नहीं आएगा। करेक्ट आंसर आपका ए होना चाहिए। सोमन कुमार पोदार जी बी आंसर कह रहे, बी नहीं भाई, ए होगा आंसर, ठीक है। चलिए, और अगर आप प्रोफेसर कुमार वॉज बीइंग ड्रिवन तो प्रोफेसर कुमार को ड्राइव किया जा रहा था, ड्राइव कार को किया जाएगा। सर आपको प्रणाम, TREC के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बट आज से क्लास डेली अटेंड करेंगे, डेफिनेटली कीजिए। और प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। आइए नंबर 9 की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यहां पे आपको सिमिलर मीनिंग आपको फाइंड करना है। इम्परसेप्टिबल, अब सबसे पहले वर्ड को समझेंगे। आई एम किसी भी वर्ड के पहले हो प्रीफिक्स के तौर पे काम करता है, और इसका मीनिंग आपका होता है नॉट। जैसे आप बोलते हैं परफेक्ट, फिर बोलते हैं इम्परफेक्ट, प्योर इम्प्योर, है ना, तो नॉट का सेंस देगा। फिर यहां पर IBLE लगा हुआ है, और IBLE किसी भी वर्ड का सफिक्स हो तो उस वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपका होता है एडजेक्टिव। बीच में बचा आपका वर्ड परसेप्ट। अब इसी परसेप्ट वर्ड से आपका वर्ड बनता है परसेप्शन, जो हम बोलते हैं। देखिए वर्ड को कैसे ऑपरेट किया जाता है, परसेप्शन। और यहां पे परसेप्शन की बात करेंगे तो ION है, ये वर्ड आपका हो जाएगा नाउन के तौर पे। आपका परसेप्शन क्या है इस पे, इस पॉइंट पे, इस मुद्दे पे, यानी आपका थॉट क्या है, आपका विचार क्या है। तो परसेप्शन वर्ड का मतलब होता है थॉट, यानी कि विचार क्या है आपका। इसका मतलब होता है ओपिनियन, क्या ओपिनियन है। ओपिनियन के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है नोशन, इसी के लिए आप बोलते हैं पर्सपेक्टिव।
पॉइंट ऑफ व्यू यानी आपका नजरिया क्या है, किस नजरिए से आप इस चीज को देखते हैं, वो परसेप्ट से आपका कौन सा वर्ड बना, परसेप्शन बना। और इम्परसेप्टिबल यानी आईबीएलई यानी एडजेक्टिव हो गया, इम का मीनिंग नॉट, यानी जिस चीज को आप बढ़िया से नहीं बता सकते कि आपका परसेप्शन क्या है, यानी जो चीज क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है ना, समझ नहीं पाएंगे आप, उस सेंस में आप बात करेंगे। यानी कोई भी चीज स्लाइट सा है, स्लाइट डिफरेंस बोलते हैं, बहुत कम का अंतर है बट समझ में नहीं आ रहा है, सटल डिफरेंसेस की बात करते हैं, SUBTLE, शटल डिफरेंसेस। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आता है ना, दो तस्वीर, दोनों में अंतर ढूंढिए, तो आपको पता ही नहीं चलता बिकॉज आपको दोनों एक जैसे लगते हैं, उस सेंस में बोलेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए में आपका वर्ड आया है मीन। अगर मीन वर्ड की बात की जाए तो मीन के दो मीनिंग होते हैं। एक तो मीन से ही आपका निकलता है मीनिंग, यानी इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। और मीन का एक मीनिंग और ये भी होता है आपका चीप, बहुत ही सस्ता है, यानी तुच्छ टाइप का, जिसका कोई वैल्यू ना हो। इसी को हम ट्रिवियल भी कह देते हैं और इसी को हम फ्यूटाइल भी कहते हैं, है ना, तुच्छ, और इसी को वर्थलेस भी कहा जाता है। तो दो मीनिंग होता है। और कई बार आप बोलते हैं ना व्हाट डू यू मीन, यानी तुम्हारा मतलब क्या है, तो इस सेंस में बात करते हैं, मीनिंग के सेंस में। ओबियस वर्ड के लास्ट में OUS आया है, वर्ड आपका एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, मालूम है आपको। और ओबियस का मतलब होता है जो चीज बहुत ही क्लियर है, समथिंग दैट इज वेरी क्लियर। इसका मीनिंग क्या क्या हो सकता है आपका, तो एक इसका मीनिंग जो आपका होगा वो होगा कॉन्स्पिकुअस, CONSPICUOUS। और ट्रांसपेरेंट वगैरह तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही आसान सा वर्ड है, डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट, कॉन्स्पिकुअस, और कौन सा वर्ड मैं लिखूं यहां पे, इविडेंट वर्ड आप जानते होंगे। और इसी इविडेंट वर्ड से आपका नाउन हो जाता एविडेंस, जो सबूत के तौर पे, और सबूत जो है वहां पे क्लैरिटी होनी चाहिए। और उसके बाद ऑप्शन डी में सटल वर्ड आया है। सटल का मतलब होता है बहुत कम मार्जिन है, लो मार्जिन, यानी आपके समझ में नहीं आ रहा यहां पर क्या करें क्या ना करें। तो करेक्ट आंसर जो आपका है इम्परसेप्टिबल का सिनोनिम हो जाएगा C फॉर कनाडा। ये आपको ध्यान में रखना है। सर वोकैब का न्यू बैच लाइए। हाँ 10 अभी वोकैब का न्यू बैच आएगा, अभी थोड़ा सा आपको हो सकता है वेट करना पड़े, या तो अब मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद ही वोकैब का दूसरा बैच आएगा। पहला बैच जो है वो चल रहा है, आप उसमें चाहे तो इनरोल हो सकते हैं। देखते हैं, आ जाएगा बहुत जल्द बैच आ जाएगा आप सभी के लिए वोकैब का। आइए सी क्या क्या मतलब होगा, बहुत ही बेसिक वर्ड है। सी आपका वर्ब के तौर पे काम करता है। सी मींस क्या, किसी भी चीज को देखना। अब देखिए यहां पर दो वर्ड मैं लिख रहा हूं, एक लुक है और एक आपका वॉच है। और मैं आपसे पूछूं कि तीनों वर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, सी क्या है, लुक क्या है, वॉच क्या है, क्या डिफरेंसेस है। देखिए सी जो होता है ना देखने के सेंस में, ये आप समझ लो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के पार्ट हैं ये। सी मतलब देखना, किसी भी चीज को आपने ऐसे ही देख दिया, आपकी नजर चली गई। I saw him in the market, मैंने उसको मार्केट में देखा, कोई इंटेंशन नहीं था देखने का, मार्केट में वो भी था मैं भी था, मेरी नजर गई और मैं उसे देख लिया, बस नजर जैसे ही देखा नजर हट गया, फिर हम घर वो अपने घर। ये होता है सी। लुक और वॉच में क्या डिफरेंस है, लुक और वॉच में क्या डिफरेंस। देखिए लुक, जब आप किसी भी चीज को लुक करते हैं ना, तो लुक के साथ एक फ्रेजल वर्ब, एक प्रेपोजिशन तैयार होता है, लुक ओवर। और लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना, किसी भी चीज को टेस्ट करना, किसी भी चीज को टेस्ट करना, जांच करना। तो जांच करने के लिए आपका दिल और आपका दिमाग, यानी दिमाग और आंख बहुत जरूरी है। यानी माइंड एकदम पूरे अटेंटिव वे में आपका होना चाहिए, और फिर आंखें भी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो दिमाग और आंख जहां काम करता है वहां लुक का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लुक ओवर बोला जाता है। और लुक ओवर का मतलब एग्जामिन करना, टेस्ट करना किसी भी चीज का, है ना। और उसके बाद आपका आता है वॉच। हम मूवी को वॉच करते हैं, न्यूज को वॉच करते हैं, है ना। और वॉच किस सेंस में आता है, जब दिल, दिमाग और आंख तीनों आपका काम करे। जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हैं, अगर वहां पे इमोशनल सीन है तो आप रोने भी लगते हैं, यानी आपका इमोशन वहां पे कौन है, उसके कांटेक्ट में है। आंख तो देख ही रहा है और दिमाग तो वहां लगा ही है। तो सी का मतलब आपने ऐसे ही देख दिया। लुक मीन्स जब आपका आई और आपका माइंड दोनों काम करे, और वॉच होता है जब माइंड, आई और हार्ट, यानी इमोशनल भी है, मेंटली भी है, और आंख भी आपका उस चीज को देखने में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं, ये डिफरेंसेस होते हैं। आइए यहां पे ऑप्शन ए की बात करें। टॉक वर्ड आया है, टॉक की बात करेंगे। टॉक का मीनिंग क्या होगा, देखिए एक वर्ड आता है कन्वर्स, CONVERSE। कन्वर्स होता है आपका वर्ब, जो टॉक है वर्ब के तौर पे। इसी कन्वर्स से आपका बन जाता है नाउन, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन, बातचीत करना। और ये ION है तो वर्ड हमारा क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। यहीं पे आप इस्तेमाल कर लेते हैं कम्युनिकेशन, वार्तालाप, इस सेंस में भी बात करेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आपको और जानना चाहिए, कौन सा वर्ड है भैया। आइए, आप एक रूट वर्ड पढ़े होंगे, LOGOE, लॉग। लॉग का मतलब होता है टू स्पीक।
टू स्पीक। अब यहां से देखिए कितने सारे वर्ड बनते हैं, आप तुरंत बोलते हैं ना डायलॉग। डायलॉग का मतलब क्या आपने पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मीन्स होता है टू, डाई मीन्स टू होता है, ध्यान रखेंगे, और लॉग का मीनिंग बोलना होता है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं उस स्टेट को डायलॉग कहते हैं। डाई मीन्स टू, लॉग मीन्स बोलना, मैं भी बोल रहा आप भी बोल रहे, आदान प्रदान चल रहा है, दैट इज कॉल्ड डायलॉग। अब इसी लॉग से आपका एक वर्ड बन जाता है मोनोलॉग। और अगर मोनोलॉग की बात करेंगे तो आपने पढ़ा होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां पे वन है, तो यहां पर आपका मोनोलॉग हो गया। मोनो का मीनिंग होता है वन और लॉग का मीनिंग होता है बोलना। जब एक इंसान बोले बाद बाकी लोग उसे सुने, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, ये मोनोलॉग है। या माननीय सम्माननीय आदरणीय मोदी जी स्पीच देंगे, है ना, क्या बोलते, संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे पब्लिक को, तो वो बोलेंगे, जनता सुनने का काम करेगी, वो मोनोलॉग है। तो बोलने के सेंस में इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बी में आया है आपका वर्ड ऑब्जर्व करना, और ऑब्जर्व आप करते हैं तो आप किसी भी चीज को नोटिस कर रहे हैं, उस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, आपका अटेंशन है वहां पे। क्लियर है ना। अब अटेंशन के लिए एक वर्ड आता है WARY, वेरी, याद रखिएगा। वैसे वेरी का ऑब्जर्व से कोई लेना देना नहीं है, बट वेरी वर्ड का मीनिंग होता है अलर्ट होना, और जब अलर्ट रहेंगे तभी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। वेरी एक वर्ड होता है CHERY, चेरी, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है लुक। लुक का मतलब देखना, अभी जस्ट समझा ही दिया, लुक है ना। और लुक से आपका फिर फ्रेजल वर्ब बना लुक ओवर, यानी किसी भी चीज को एग्जामिन करना। लुक से आपके ढेर सारे फ्रेजल वर्ब बनते हैं, एक मैं पढ़ा देता हूं, आप याद रखेंगे। लुक इनटू आपने जरूर सुना होगा, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ये सारे फ्रेजल वर्ब हैं, आप फ्रेजल वर्ब जरूर पढ़ा कीजिए, वो कैब बैच में पढ़ाता हूं मैं। लुक आफ्टर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। हमें अपने माता पिता का उनके बुढ़ापे के दिनों में क्या करना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। और सी मतलब होता है देखना, और देखने के लिए लुक वर्ड का इस्तेमाल करोगे, करेक्ट आंसर सी होगा। आगे आइए बंधु, बात कर लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द, उल्टे शब्द। आस्क्ड, आस्क का मतलब क्या होता है भाई, क्वेश्चन करना, यानी इंटेरोगेट करना, इंटेरोगेट। और इंटेरोगेट क्या है आपका, वर्ब के तौर पे, यहीं से वर्ड बनेगा आपका इंटेरोगेशन, जो कि हो जाएगा नाउन, इंटेरोगेटिव। एडजेक्टिव हो जाएगा इंक्वायरी करना, है ना, इंक्वायर, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, और एक चीज और याद रखना, इंक्वायरी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल होता है या फिर अबाउट का इस्तेमाल होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए ऑप्शन ए की बात करें, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश देना। ऑर्डर के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है, जरूर आप इसे पढ़ेंगे, DECREE, डिक्री। डिक्री, ऑर्डर एक जेनरिक वर्ड है, जनरल स्टेटमेंट में यूज कर लेते हैं, बट डिक्री होता है आपका ऑफिशियल ऑर्डर, आधिकारिक आदेश। ऑफिशियल ऑर्डर, आधिकारिक आदेश, जरूर याद रखना। सिनोनिम के तौर पे पूछा जाता है इग्नोर करना। इग्नोर करना या रिफ्यूज करना, आपने मना कर दिया है, दोनों यहां पे आपके आंसर हो गए, और आपके आंसर की में आंसर सी दिया हुआ है, बट आपका आंसर यहां पे डी होना चाहिए। इग्नोर और रिफ्यूज का क्या मतलब होता है, आपने किसी भी चीज को निगलेक्ट कर दिया, यानी एवॉइड, AVOID, एवॉइड कर दिया। एक वर्ड होता है आपका इवेट कर देना, एक होता है आपका सन कर देना, और इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है आप किसी भी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। रिफ्यूज, या यहीं से वर्ड आ जाता है रिफ्यूट करना, यहीं से वर्ड आ जाता है आपका रिजेक्ट करना, आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। अब यहां पर आस्क मतलब पूछना है, और सवाल पूछा गया, उस सवाल को आप इग्नोर कर रहे, रिफ्यूज कर रहे। करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए बी भी और सी भी, इसलिए आंसर डी होगा, जबकि आपके आंसर की में आंसर सी है, बट आंसर करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छे, आप लोग बहुत ही अटेंटिव होके देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़िए, आगे बढ़िए। कमीशन्ड, अब कमीशन्ड की बात करेंगे, ईडी लगा हुआ है, और ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाना है। अब यहां पे आइए, अब कमीशन वर्ड आया है। कमीशन वर्ड जो है ये हमारा नाउन के तौर पे भी काम करता है और वर्ब के तौर पे भी काम करेगा। जब नाउन के तौर पे काम करेगा तो ये हमारा आयोग हो जाएगा, BPSC, UPSC, SSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, कर्मचारी चयन आयोग, तो वो नाउन के तौर पे काम करता है। और जब कमीशन नाउन के तौर पे काम करेगा तो उसका मतलब हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, 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 है ना, कोई संगठन या एसोसिएशन, एसोसिएशन,
ये संगठन के तौर पे काम करेगा जब ये नाउन है। और जब ये वर्ब के तौर पे काम करता है बंधु, तो इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को स्टार्ट करना, किसी भी चीज को बिगिन करना, शुरुआत करना, कमेंस करना। COMMENC कमेंस स्टार्ट है। और एक वर्ड और आता है EMBAR के इम्बार्क, और इम्बार्क के साथ प्रेपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होता है, जरूर आप याद रखेंगे स्टार्ट करने के सेंस में। तो कमीशन वर्ड के दो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड वर्ब। अब आइए यहां पे ऑप्शन ए आपका हो गया स्टार्ट होने के सेंस में। स्टार्ट के लिए आपने ढेर सारा वर्ड यहां पढ़ ही लिया, एक वर्ड और पढ़ लो, इनिशिएट करना। और इनिशिएट करने का मतलब प्रारंभ करना, इनिशिएटिव है ना, एडजेक्टिव के तौर पे होता है। क्लोज्ड और क्लोज होता है देखिए बंद करना, बंद किसी ओपन एरिया को आपने क्लोज कर दिया है, उस सेंस में हम बात करते हैं, है ना। तो वो होता है क्लोज का मतलब हो जाता है किसी भी चीज को कवर कर देना, किसी भी चीज को हाइड कर देना, है ना, कॉन्सील करना, CONC छिपा देना, उस सेंस में क्लोज वर्ड की बात करते हैं। और टर्मिनेट का मतलब होता है द एंड, यानी आपने उस चीज को समाप्त कर दिया है, आपने उस चीज को फिनिश कर दिया है। और यहीं पे एक वर्ड आता है कंक्लूड करना। कंक्लूड करने का मतलब यानी समाप्त कर देना। और ये कंक्लूड वर्ड जो है ये हमारा वर्ब है, ध्यान रखेंगे। और इसी कंक्लूड से हमारा वर्ब आता है, नाउन आता है कंक्लूजन। और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष यानी कि रिजल्ट, और रिजल्ट बिल्कुल लास्ट में आएगा। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। आइए तो कमीशन स्टार्ट है, टर्मिनेटेड आपका हो जाएगा CC फॉर कैनेडा। राकेश सिंह गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। टोटल क्वेश्चन कितना है? 40 क्वेश्चन है ब्रदर, 40, ठीक है। और राकेश जी 9:30 से सेशन होता है, ऑन टाइम रहना है भाई। आइए वन वर्ड की बात कर रहे हैं, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड। बोल रहे दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी जिस चीज को करेक्ट नहीं किया जा सके उसे आप क्या बोलेंगे? अनइंटेलिजिबल पहला वर्ड आया है, अभी जस्ट समझाए तो थोड़ी देर पहले। IBLE, देखिए कई बार बता चुका हूं आपको, IBLE या ABLE सफिक्स अगर किसी भी वर्ड का होता है तो उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो वर्ड मेरा होगा एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां पे अनइंटेलिजिबल की बात कर रहे हैं, अन किसी भी वर्ड के पहले आता है, इसका मीनिंग हो जाता है नॉट, और इबल एडजेक्टिव है। और इंटेली की बात कर रहे हैं, इंटेलिजी, तो यहीं से आपका वर्ड बनता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और इंटेलिजेंट वर्ड की बात करेंगे यानी जो इंसान समझदार है, वाइज है, प्रूडेंट है ना। और एक वर्ड और लिख लीजिए सगैशियस, SAGACIOUS, ये समझदार के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। अनइंटेलिजिबल, अन का मीनिंग नॉट, और इंटेलिजिबल वर्ड से इंटेलिजेंट वर्ड मिला। और इवल योग्य यानी जो समझदार नहीं है, यानी जो किसी भी चीज को समझ नहीं सकता है ना। तो अनइंटेलिजिबल का मतलब हो जाएगा नॉट टू बी अंडरस्टूड, यानी जिस चीज को समझा ना जाए, है ना। अनइंटेलिजिबल समझ गए होंगे आप। इनडिलेबल, इन भी किसी भी वर्ड के पहले आता है, इसका मीनिंग होता है नॉट, आपको मालूम है। और DEL वर्ड आया है, और इसी DEL वर्ड से आपका वर्ड बन जाता है डिलीट। और डिलीट का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना। तो भैया यहां पर वर्ड आया इनडिलेबल, यानी नॉट डिलीटेबल, यानी जिस चीज को डिलीट नहीं किया जा सकता है। और जिस चीज को डिलीट नहीं किया जाएगा उसके लिए एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है मिटाने के लिए, एक वर्ड होता है इराडिकेट, ERADICAT। और इराडिकेट वर्ड का मीनिंग होता है जिस चीज को आप डिलीट कर सकते हैं, जिस चीज को आप समाप्त कर सकते हैं, जिस चीज को आप हटा सकते हैं। और इसी से आपका एडजेक्टिव बन जाएगा क्या? तो सबसे पहले हमने लिखा इन, और उसके बाद लिखा इराडिकेबल, इराडिकेबल। और इन इराडिकेबल वर्ड को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो इनका मीनिंग हो गया नॉट, और इराडिकेट मतलब रिमूव, यानी नॉट रिमूवेबल, जिस चीज को हटाया नहीं जा सकता, जिस चीज को समाप्त नहीं किया जा सकता, इनडिलेबल वर्ड होगा। अब आइए यहां इनकॉरिजिबल, इनका मीनिंग अभी जस्ट समझाया, नॉट होता है। और कॉरिजिबल में COR यानी करेक्ट, यानी जिस चीज को करेक्ट नहीं किया जाए। और दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, करेक्ट आंसर आपका CC फॉर कैनेडा हो गया। सर मेरा कमेंट नहीं लेते हैं? मीना कुमारी, मेनका कुमारी, सॉरी, नहीं बिल्कुल ले लिया मेनका, मैं पढ़ाने में बिजी था तो नहीं देख पाया था, सॉरी। बट आपका देख लिया, आपने आंसर सही किया है, बहुत बहुत। और आप लगता है फर्स्ट टाइम आए हो इस सेशन में, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है, नमस्ते है। और ये सेशन आपका डेली 9:30 से 11 चलता है मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है मेनका। आइए द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है ओल्ड यानी कि प्राचीन, और सोसाइटी यानी समाज, जहां पर पुराने समय की बात की जाएगी उसे आप क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी।
अब लॉजी वर्ड आया है, लॉजी वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मीनिंग हो जाता है स्टडी। ये आप बचपन से जानते हैं और आपने बचपन से एक वर्ड पढ़ा है बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं पढ़िएगा, बायोलॉजी पढ़ा जाएगा। और बायो का मीनिंग क्या होता है? लाइफ, यानी जिंदगी के बारे में। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ, जहां पे जीवन का अध्ययन किया जाए, बायोलॉजी। और यहां पर एंथ्रोपोलॉजी है। अब एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड या ह्यूमनकाइंड। मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, मानव की बात आप करेंगे, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। और लॉजी का मतलब स्टडी है, यानी मानव शास्त्र, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। आंसर की में रोज आंसर गलत क्यों होता है? एक आज का एक आंसर आपका गलत है। डेली ऐसा नहीं होता है भाई अतीब शेख साहब, डेली होता है ऐसा क्या? डेली तो ऐसा नहीं होता। आज एक हो गया, कभी कभी हो जाता है। चलिए, और इसीलिए तो आपका डिस्कशन रखा गया है, अगर बाय द वे वहां पे कोई गलती हो तो यहां आप सुधार उस चीज को कर लें। आइए, तो मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहां पे मानव का अध्ययन किया जाएगा। और हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट टाइम, हिस्ट्री का मतलब पास्ट टाइम, जो बीता जा चुका है। अब बहुत सारे बच्चे एंशिएंट को देखे हिस्ट्री के साथ आ जाएंगे, बट आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, लॉजी में स्टडी, और आर्कियो का मतलब होता है ओल्ड चीजों के बारे में, ओल्ड थिंग्स, एंशिएंट थिंग्स, इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना। तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, तो करेक्ट आंसर होगा आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, है ना। आपका आंसर बी होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। रातीब जी एक दो हो जाता है, मैं चेक नहीं कर पाया था, बट यहां इसीलिए आते हैं ताकि आप उससे उस गलती को सही ना माने और यहां सही कर लिया करें। आइए नंबर 15, और मन से पढ़ा करो। चलिए आ जाइए यहां पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम आपका है ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेज बिफोर ही मेड गुड, यानी अच्छा होने से पहले समय बुरा आता है और आपको अच्छा उस समय को बनाना पड़ता है। हम इनका लास्ट में बात करेंगे। होता क्या है, देखो जब मैं अपने सेशन में होता हूं तो बीच में मैं बात करना पसंद नहीं करता। उसका एक रीजन ये है कि अगर आप सारे बच्चे कमेंट करोगे और मैं आपका कमेंट ही लेते रह गया तो फिर मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाह रहा हूं मैं डिलीवर कर नहीं पाऊंगा। इसलिए आप लोग सेशन के लास्ट तक बने रहें। जैसे ही सेशन एंड होता है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं सभी का डाउट लेते हैं, बातचीत करते हैं 5 मिनट, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना। इस बात का ख्याल आप सारे बच्चे रखेंगे कि जब तक क्लासेस चल रही है बस आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर करना है। जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट होगा वो आप पूछेंगे, और इसके बाहर जो है वह सेशन के लास्ट में, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। आइए, तो ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेज बिफोर ही मेड गुड। तो स्ट्रक सेवरल बैड पैचेज, यानी और बोला गया यानी अच्छा होने से पहले बुरा दौर आपको देखना पड़ेगा। केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब होता है कम अक्रॉस, इसका मतलब होता है एक्सीडेंटल मीटिंग, और एक्सीडेंटल मीटिंग का मतलब होता है संयोग से मुलाकात हो जाना। आप मार्केट गए और किसी दोस्त से आपकी मुलाकात हो गई, वह कम अक्रॉस कहलाएगा। बैड सॉइल नहीं, सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। हैड अ बैड टाइम, यानी बहुत बुरा दौर आना, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी। वेंट थ्रू मैनी इलनेस, यानी बहुत सारी बीमारियों से गुजरना। वेंट थ्रू के लिए आपका वर्ड आता है गो थ्रू, गो थ्रू, है ना। और गो थ्रू फ्रेजल वर्ब है, इसका 2 मीनिंग होता है। एक तो गो थ्रू का मतलब हो जाएगा पास थ्रू, यानी किसी भी चीज से होके गुजरना, है ना। और एक गो थ्रू का मतलब हो जाता है स्टडी, यू आर गोइंग थ्रू योर सिलेबस, आप अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो बी आपका आंसर यहां 15 का हो गया। 16 की बात करें, क्या बोला गया? मेक वंस फ्लैश स्क्रिप्ट। मेक वंस फ्लैश स्क्रिप्ट क्या होता है? डर जाना, फियर, इसका मीनिंग होता है फियर, डरना। मेड हर सैड, सरप्राइज्ड हर, फिल हर विद हॉरर। और हॉरर मूवी, डरावनी मूवी, करेक्ट आंसर होगा सी फॉर कनाडा। ध्यान आपको रखना है, सी, बी नहीं, सी। हाँ बिल्कुल। आइए यहां पे 17 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फोरकास्ट, फोरकास्ट, फोरकास्ट। सबसे पहले तो FOR यहां पर ई होना चाहिए, आपका ए रॉन्ग हो गया। FORECAST ये ई नहीं होता, इसकी वजह से आपका बी ऑप्शन रॉन्ग। और CAUST नहीं होता, सी। फोरकास्ट की स्पेलिंग होती है FORECAST। अब फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? तो फोर से आप याद रख सकते हैं बिफोर को, और बिफोर का मतलब होता है पहले, और बिफोर में भी RE होता है। और कास्ट का मतलब वैसे तो लिटरल मीनिंग देखेंगे तो थ्रो करना होता है। आप थ्रो मान लो यहां पे ओपिनियन के सेंस में, तो किसी भी चीज के होने से पहले आपने अपना ओपिनियन रख दिया, यानी पहले ही आप बोल दिए।
तो फोरकास्ट वर्ड का मीनिंग होता है प्रिडिक्शन, यानी भविष्यवाणी। और प्रिडिक्शन वर्ड को कैसे याद रखोगे, तो कई बार बता चुका हूं, प्री वर्ड का मीनिंग होता है बिफोर, यानी आप पीटी और मैंस देते हैं, पीटी मतलब बिफोर, प्री। और डिक्शन में DICT वर्ड आया है, जिसका मीनिंग होता है टू स्पीक, यानी कि बोलना। और यहीं से आपका वर्ड आता है डिक्टेशन, डिक्टेशन। यहीं से आपके वर्ड्स आते हैं डिक्शनरी, और डिक्शनरी में वर्ड होता है, यानी पहले ही बोल देना। करेक्ट आंसर आपका होगा ई फॉर एलिफेंट, ध्यान रखना है आपको। FORECAST। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, कल क्लास नहीं हुई थी क्या? कल विश्वकर्मा पूजा थी, पूजा हुआ था, कल जो पूजा हुई थी क्लास नहीं हुई थी। और आप आज लेट क्यों आए? लेट नहीं आना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहां पे बात करेंगे कैकोफोनी, कैप्रिशियस एंड सैबोनिस्ट। सबसे पहले देखिए CACO, ये अपने आप में रूट वर्ड है। और कैको वर्ड के मीनिंग की बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है बैड। जहां पर भी कैको वर्ड आ जाए उसका मीनिंग बैड होगा। और इसका एंटोनिम एक तैयार होता है कॉली, कॉली। अब देखिए कॉली से आपका वर्ड बनेगा कॉलीग्राफर, कॉलीग्राफर, कॉलीग्राफर। और एक वर्ड हो गया कैकोग्राफर। अब इस दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम कैसे हैं? क्यों? क्योंकि कॉली का मीनिंग होता है आपका गुड, और ग्राफर मतलब वन हु राइट्स, यानी इसका लेना देना राइटिंग से है। तो जिसकी राइटिंग बहुत कमाल की होती है वह कॉलीग्राफर कहलाता है। अ पर्सन हु राइट्स वेरी वेल इज कॉल्ड कॉलीग्राफर। और कैको मीन्स होता है बैड, और ग्राफी राइटिंग, जिसकी राइटिंग बहुत ही गंदी होती है, कैकोग्राफी। तो कैको का मतलब होता है बैड। और यहां पर फोनी वर्ड आया है PHONY। देखो कैकोफोनी में फोनी के लिए PHONY वर्ड होना चाहिए, फोनी। और ये वर्ड आया कहां से है? फोन से आया है, PHONE। और फोन का मतलब हो जाता है साउंड, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो फोनी की स्पेलिंग PHONY। और बैड साउंड, बुरी आवाज, कर्कश आवाज, जो सुन के अच्छा ना लगे, उसी को हम बोलते हैं हार्श, है ना, कर्कश आवाज है, ये ध्यान रखेंगे। और एक वर्ड होता है PHONY, देख रहे हैं ना, एक फोनी भी वर्ड होता है PHONY, बट इस फोनी वर्ड का मीनिंग होता है फेक, ये आप ध्यान रखेंगे। बट कैकोफोनी में आएगा तो CACO PHONY, और PHONY ये अपने आप में वर्ड है जिसका मीनिंग फेक होता है, ये ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया? लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। आइए यहां पे, तो कैकोफोनी बैड साउंड। कैप्रिशियस की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? डबल P नहीं होता, ऐसा होता है CAPRICIOUS। और कैप्रिशियस वर्ड का मीनिंग होता है चेंजेबल, यानी जिस चीज को बदला जा सकता है ना, कैप्रिशियस, चेंजेबल, जो कभी भी बदल जाए। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है विम्सिकल, जो सन की आदमी है, कभी हाँ कभी ना, पता ही नहीं चले क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उस सेंस में बात करते। और यहां पर एक वर्ड आया है सैबोनिस्ट, CHAU, यहां पर बी नहीं होता, यहां पे भी होता है, CHAUVINEST। और सैबोनिस्ट इंसान बड़ा ही नेगेटिव होगा, और ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और इसके लास्ट में IST है, तो ये वर्ड हो जाएगा कॉमन नाउन, किसी ना किसी इंसान के लिए इस्तेमाल करेगा। और इस वर्ड का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? सैबोनिस्ट इस्तेमाल ऐसे करते हैं, हमने बोला मेल या हमने बोला फीमेल, है ना, मेल सैबोनिस्ट और फीमेल सैबोनिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका? सैबोनिस्ट का मतलब होता है वन हु डिसरिस्पेक्ट्स एनीवन, है ना, या समवन, जो किसी की डिसरिस्पेक्ट करे। अब मेल सैबोनिस्ट का मतलब है ऐसे मर्द जो महिलाओं की इज्जत ना करें। और फीमेल सैबोनिस्ट का मतलब होता है ऐसी महिलाएं जो मर्दों का इज्जत ना करें। जैसे कुछ लड़के बोलते हैं ना, अरे लड़कियां तो ऐसी होती है, और कुछ गर्ल्स क्या बोलती है, अरे लड़के तो ऐसे होता है। तो उस सेंस में मेल सैबोनिस्ट या फीमेल सैबोनिस्ट ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, डिसरिस्पेक्ट के सेंस में, और इस टर्म में इस्तेमाल होता है मेल सैबोनिस्ट, फीमेल सैबोनिस्ट। याद जरूर आप रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और ये सारे जो भी मैं बता रहा हूं आपको, है ना, ध्यान रखना। और डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, नहीं तो मैं ABCD करके चला जाऊं तुरंत हो जाएगा। आइए यहां पे प्रेपोजिशनल बेस्ड क्वेश्चंस। दिस इज द बुक आई वाज टेलिंग यू। यह वही बुक है जिसके बारे में आपसे बात कर रहे थे। यू फॉर यू ऑन नहीं, आई टेलिंग अबाउट। किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? इस बुक के बारे में बात कर रहे थे। दिस इज द बुक आई वाज टेलिंग यू अबाउट, यानी उस बुक के बारे में बात करना। चलिए, आप लोग कमेंट लिख के डिलीट क्यों कर देते भाई? जब डिलीट ही करना है तो फिर लिखते क्यों हैं? आ जाओ। माइक ऑफन हाइड्स डैश दैट ट्री। माइक छिपा हुआ है ना। एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर। बिहाइंड और इन, यानी बिहाइंड का मतलब यहां पर होगा उसके पीछे। तो माइक ऑफन हाइड्स छिपता है बिहाइंड द ट्री, करेक्ट आंसर भी होगा। और इन द ट्री का कोई सेंस यहां पे नहीं बनेगा। आई हैव यू, आई हैव यू कैन डैश द मनी यू स्पेंट, है ना। आई हैव, यू हैव, मेरे पास है जो तुमने खर्च किया है जो भी।
अकाउंट फॉर का मतलब होता है लेखा जोखा, अकाउंट विद नहीं और अकाउंट ऑन या अकाउंट अपॉन नहीं। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होना या किसी भी चीज के बारे में आपके पास डिटेलिंग है, उस सेंस में बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकाउंट फॉर की बात कर रहे हैं। सर लाइव क्लास में बार बार ऐड आ जा रहा है, गुस्सा आ रहा है मेरे को। किस क्लास की बात कर रहे हैं सुषमा, एक बार बता दें आप, मैं टेक्निकल टीम से बात कर लूंगा। रंजित पांडे, ओवर एबव डिफरेंट बताएं सर। ओवर एबव, देखो सिंपल सा फंडा है। ओवर का जब भी आप इस्तेमाल करते हैं ना, ओवर मिनिमम 2 डायरेक्शन को कवर करेगा। ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, कभी भी आप एबव ब्रिज नहीं बोलते। और एक ब्रिज जो है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, यानी मिनिमम 2 डायरेक्शन को कवर करेगा, वहां पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे जो डायरेक्शन कवर करे। एबव ऐसे ही जब कोई भी चीज आपके ऊपर हो, है ना, इस कॉन्टेक्स्ट में आप याद रख सकते हैं। बीच बीच में मेरी क्लास का आता है क्या, बताइए तो। आइए 22 की बात करें। फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। बोल रहा है इन 1975, ये आपका रॉन्ग है। इन 1975 की बात करेंगे तो ये आपका टाइम हो गया, और टाइम जो होता है ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। और जब किसी सेंटेंस के इनिशियल में आप एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कामा देंगे और फिर आपको जो सेंटेंस स्टार्ट करना है वो लिखेंगे। यानी एडवर्ब सेंटेंस के इनिशियल में अगर आ गया तो फिर उसके बाद कामा होना चाहिए। वो एस्ट्रोलॉजर वाला, ठीक है, टेक्निकल टीम से मैं बात करता हूं। ये एस्ट्रोलॉजर वाले तो कमाल का हर एक चीज में ऐड डाल देते हैं। आइए, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। इन 1975 कामा है यहां पे। द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड विद ऑस्ट्रेलियन, अब ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर एडजेक्टिव है और इसका ए होना चाहिए कैपिटल, जिसकी वजह से ये भी रॉन्ग हो गया। और इन 1975 द मोस्ट पॉपुलर फास्ट फूड विद ऑस्ट्रेलियन टीनेजर्स वाज फिश एंड चिप्स बीइंग ईटन 100 टाइम्स अ ईयर। करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा, ध्यान रखेंगे। ओके रंजीत जी, बात कर लेंगे आज हम। आइए 23, फिगर ऑफ स्पीच। दिस सी दैट बेयर्स हर बोशम टू मून। बोल रहा है ये सी जो है ये बेयर कर देता है हर बॉशम टू मून, एकदम पूरा का पूरा बॉशम कर देता है मून से रिलेटेड में, मून के रिलेशन में। दिस सी दैट बेयर्स, अब सी का काम है ये किसी भी चीज को बॉशम खुश खिला कैसे सकता है, वो तो कोई इंसान ही करेगा। और मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जब कोई नॉन लिविंग या कोई एनिमल हो, जानवर हो, बर्ड हो, कुछ भी हो, इसको आप लिविंग के जैसा ट्रीट करते हैं ना कि इसने कुछ किया है, तो वैसे उसे हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। अब यहां पर आपका पर्सोनिफिकेशन कहीं पे भी नहीं दिख रहा। करेक्ट आंसर आपका ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा, सी होगा आंसर। नहीं नहीं, सी कैसे होगा, आपका आंसर होना चाहिए, अच्छा 22 का बोल रहे हो, कोई बात नहीं। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ये आपका एक पोएटिक डिवाइस है। एपिथेट वर्ड का मीनिंग होता है एडजेक्टिव, एपिथेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एडजेक्टिव। और ट्रांसफर का मतलब होता है आपने एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया है, यानी जिस एडजेक्टिव का यूज जिसके लिए होना चाहिए उसके लिए यूज ना करके आपने किसी और के लिए यूज कर दिया। जैसे आप बोले, ट्रांसफर एपिथेट का एक एग्जांपल दे देता हूं, इनोसेंट फ्लावर्स, इनोसेंट फ्लावर्स, फ्लावर नहीं होता फ्लावर्स होता है। अब इनोसेंट कोई इंसान होगा, फूल भला भोला भाला कैसे हो सकता है, इनोसेंट फ्लावर्स नहीं हो सकता। बट आप इनोसेंट का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, फ्लावर के लिए कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, हैप्पी मैरिज, हैप्पी मैरिज। अब हैप्पी वो कपल होंगे जो शादी किए हैं, मैरिज हैप्पी कैसे हो सकता है, इंसान है क्या, नहीं। तो इसी टाइप से किसी भी एडजेक्टिव का इस्तेमाल जब किसी ऐसे नाउन के लिए करेंगे जो ट्रांसफर किया गया है, उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। फन होता है फन, है ना, फन को आप बोल सकते हैं वर्ड प्ले या वर्ड गेम, जहां आप शब्दों के साथ खेलते हैं, वो ना। और एजोनेंस क्या होता है, रिपीटेशन। बट रिपीटेशन किस चीज का होगा, वॉवेल लेटर का, वॉवेल साउंड का, है ना, एजोनेंस। और वहीं पे अगर कॉन्सोनेंट लेटर या कॉन्सोनेंट साउंड का हो जाएगा, उसको कहते हैं एलिट्रेशन, है ना। फिगर ऑफ स्पीच आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, करेक्ट आंसर ही होगा। करेक्ट आंसर ही इसलिए बिकॉज होना चाहिए पर्सोनिफिकेशन, कहीं पे भी नहीं है। चलिए, क्या हुआ, चलिए आ जाइए आप लोग 24 में।
हिज पैंट्स डैश टॉर्न ड्यूरिंग द मैच। पैंट्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल फॉर्म में होगा, पेयर में आने वाला वर्ड है, और पेयर में आने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके होते हैं प्लूरल। जैसे पैंट्स बोले, शॉर्ट्स बोले, बाइनाकुलर्स होता है, गूगल्स होता है, पैजामाज होगा, सीजर्स होगा, इनके लास्ट में एस होगा, और ये होंगे आपके प्लूरल। तो पैंट्स वॉज नहीं, पैंट्स इज नहीं, पैंट्स वर होना चाहिए। करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। 25 की बात करते हैं। एरॉन टुगेदर विद हिज वाइफ डैश द गेस्ट ऑफ द पार्टी। अब यहां पर एरॉन एक सब्जेक्ट है और उसके साथ टुगेदर विद की बात कर रहे हैं, और यहां पे हिज वाइफ है। भाई साहब, विद आपका होता है प्रेपोजिशन, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए वह आपका ऑब्जेक्ट होगा, और प्रेपोजिशन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आए वह आपका सब्जेक्ट होगा। और सेंटेंस में आने वाला वर्ब जो होता है वह अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट एरॉन है सिंगुलर के तौर पे। आप यहां पे ग्रीट्स की बात कर रहे हैं जो कि V5 है, और V5 नंबर के अकॉर्डिंग होता है सिंगुलर, और ये ग्रीट आपका है V1, और V1 नंबर के अकॉर्डिंग होता है प्लूरल, और V5 नंबर के अकॉर्डिंग होता है सिंगुलर। और यहां पे आर की बात कर रहे हैं, आर आपका हो गया प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर, आप ध्यान जरूर देंगे। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 26 ही इज नॉट कमिंग। अब ही इज नॉट कमिंग ये आपका क्वेश्चन टैग है, और यहां पर इज नॉट हो गया, और क्वेश्चन टैग का क्या है, स्टेटमेंट नेगेटिव, टैग आपका हो जाएगा अफर्मेटिव। तो इजेंट बोलने का सेंस तो है नहीं, इज ही बिल्कुल होगा। और यहां पर आप बोल रहे हैं वॉज ही। अब यहां देखो ध्यान से, आपने जो यहां ही एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसका मतलब ही इज भी हो सकता है और ही वॉज भी हो सकता है, और नॉट तो यहां पे है ही, इसलिए इज ही भी होगा और वॉज ही भी हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका डी ही होना चाहिए, ध्यान आप जरूर रखेंगे। इज ही नहीं, यहां पर ही एपोस्ट्रोफी एस दिया ना, तो इसका मतलब जैसे आपको पढ़ाता हूं मैं, इट्स, इस इट्स का क्या मतलब होता है, इट इज, इट वॉज एंड इट हैज, है ना, इसीलिए इज और वॉज दोनों। करेक्ट आंसर डी, गलती ना करें। 27 आई एम नॉट लेट, और आई एम नॉट लेट, आई एम नॉट हो गया तो आपका टैग क्या हो जाना है, एम आई हो जाएगा, एम आई नॉट नहीं, आर आई बिल्कुल भी नहीं होगा। और 28 की बात करेंगे, ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन, और ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन की बात अगर कर रहे हैं तो सी इज ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल यहां पर क्या है, अब देखिए ब्यूटीफुल आपका है एडजेक्टिव, और जैसे ही आप एडजेक्टिव की बात करते हैं, एडजेक्टिव को 2 टाइप से यूज किया जाता है। एक आपका होता है एट्रीब्यूटिव, एक एडजेक्टिव होता है आपका एट्रीब्यूटिव, और एक एडजेक्टिव होता है आपका प्रेडिकेटिव। अब एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव में क्या डिफरेंस है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब यह है कि एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा, और प्रेडिकेटिव कहने का मतलब क्या है, आपका जो ये एडजेक्टिव है ये विदाउट नाउन आएगा। ये सब आपको ध्यान रखना होता है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। विदाउट नाउन, जैसे मैं बोलूं ऑल ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग के बाद मैंने स्टूडेंट्स बोला, स्टूडेंट्स नाउन है तो हार्ड वर्किंग एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहलाएगा। और अगर मैं ऐसे बोलता ऑल ऑफ यू आर हार्ड वर्किंग, यानी हार्ड वर्किंग के साथ कोई भी नाउन नहीं है, वह हमारा प्रेडिकेटिव कहलाएगा। तो आपका यहां पर सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसको आप बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव नहीं। और क्वांटिटिव होता है जो क्वांटिटी को बताए, और क्वांटिटी बताने वाले वर्ड होते हैं आपके सम, मच, लिटिल, ये सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे। सर फेस्टिवल की छुट्टी में हम लोग का नुकसान हो जाता है, टाइम बहुत कम है, डेली टेस्ट हो सकता है क्या? मैं देखिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं, दुर्गा पूजा जो होती है ना 9 दिनों की होती है, तो मैं चाहूंगा 6-7 पूजा तक आपकी क्लास हो, बट 1-2 दिन तो ऑफ रहेगी, क्योंकि पूजा है भाई, पूजा पाठ एंजॉय तो सभी को करना होता है, हमें भी करना है, बट आपकी क्लासेस बहुत कम गैप होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं रहना है आपको। क्लासेस होंगी और रेगुलर क्लासेस होंगे, है ना। आइए यहां पे लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चंस, हु कुड हैव रिटन द बुक ऑफ जॉब। द बुक ऑफ जॉब की बात करेंगे, ये आपका बीसी में आया है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, 2 और 3, है ना। और इसके राइटर जो है ये आपके एनोनिमस है, एनोनिमस, और एनोनिमस का मतलब क्या होता है, अननोन, जिसके राइटर के बारे में मालूम आपको नहीं हो। और द बुक ऑफ जॉब जो है ये किसका पार्ट है, ये बाइबल का पार्ट है, बाइबल का, है ना। तो ये अननोन है द बुक ऑफ जॉब। जॉन मिल्टन या हेनरी ऑगन, विलियम शेक्सपियर बिल्कुल भी नहीं, आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये। जॉन मिल्टन के बारे में बात करोगे, जॉन मिल्टन भाई साहब क्या क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले प्यूरिटन एज, और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं प्यूरिटन एज का ड्यूरेशन कब से कब तक, प्यूरिटन एज के बारे में जो आप पढ़ते हैं उसका ड्यूरेशन, सारे बच्चे ऑनलाइन मुझे जवाब देंगे, क्लियर। और प्यूरिटन एज को ही
द एज ऑफ मिल्टन बोला जाता है? द एज ऑफ मिल्टन बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। जॉन मिल्टन साहब प्यूरिटन एज 1608 में पैदा हुए, 1674 में इनकी डेथ हुई। क्लियर है ना, ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हेनरी वॉन, इसको वॉन पढ़ा जाता है, हेनरी वॉन। ये आपके राइटर हुए, क्रिटिक हुए, फिलोसफर हुए, जरूर पढ़िएगा इन्हें गूगल से। विलियम शेक्सपियर, जिस किसी ने भी इंग्लिश का नाम सुना है जरूर वो विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते होंगे। विलियम शेक्सपियर 1564 में पैदा हुए, 1616 में इनकी डेथ हुई। और उसके बाद इनको क्या क्या बोला गया, टाइटल क्या क्या दिया गया? तो बार्ड ऑफ एवॉन, आपको मालूम है बार्ड ऑफ एवॉन बोला गया इन्हें। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, फादर ऑफ ब्रिटिश या इंग्लिश ड्रामा, किन्हें बोला गया? विलियम शेक्सपियर साहब को। और इन्हें क्या बोला गया? नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। वैसे आपका आंसर है ई। और मैंने पूछा प्यूरिटन एज का ड्यूरेशन 1620 टू 60। प्यूरिटन एज ओवरऑल बात करोगे ना, ओवरऑल कंप्लीट फॉर्म में, तो वो आपको दिखाई देगा। प्यूरिटन एज में जॉन मिल्टन साहब आते हैं, इसीलिए द एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। लेकिन अगर प्यूरिटन एज कंप्लीट वे की बात करेंगे तो वो आपका आता है 1620 टू 1750, 1750 कंप्लीट। और उसी में मिल्टन साहब का भी दौर आता है, तो उस एज को द एज ऑफ मिल्टन भी बोला गया। बट ये कंप्लीट फॉर्म है ना। चलिए, सभी ने ये आंसर दिया, आपका आंसर सही है। बट कंप्लीट फॉर्मेट में 1620 टू 1750, ये ध्यान आपको रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 में आपका है द सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज वर पॉपुलर। देखिए, सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज जो है ये इंग्लैंड में चलता था 18th और 18th टू 19th सेंचुरी में देखने को ये मिला था। और सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज उन लोगों के लिए था जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते थे बट उनको नए बुक चाहिए, है ना। इसीलिए सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? रेंटल लाइब्रेरी भी नाम दिया गया। तो जब कभी भी रेंटल लाइब्रेरी की आप बात करेंगे तो वो आपका सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी ही होगा, है ना। 18th और 19th सेंचुरी में उन बच्चों के लिए था जो प्रॉपर वे में बुक को खरीद नहीं सकते हैं लेकिन नए नए बुक को पढ़ने लिखने का शौक है ना, उनके लिए लाइब्रेरी फाउंड किया गया था। द 18th सेंचुरी, द 17th में बिल्कुल भी नहीं, द 18th और 19th। करेक्ट आंसर आपका होगा डी फॉर दिल्ली। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और 31 की बात करें, 31 में आपका क्वेश्चन है द क्लोज्ड हीरोइक कपलेट यूज्ड बाय पोप इज यूनिक बिकॉज। सबसे पहले तो हीरोइक कपलेट के बारे में कई बार बता चुका हूं। हीरोइक कपलेट का एक और नाम है राइमिंग कपलेट, राइमिंग कपलेट, जिसके हर एक स्टेंजा में 2 लाइन्स देखने को मिलता है, 2 लाइन्स देखने को मिलता है। और हीरोइक कपलेट को पायोनियर कहने की बात अगर करेंगे, यानी इसको ऊपर ले जाने वाले सबसे पहले कौन राइटर हुए, है ना, बहुत आगे ले जाने वाले, तो जॉफ्री चौसर का नाम आपने जरूर सुना होगा, चौसर साहब का नाम। और चौसर साहब 14th सेंचुरी के राइटर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 14th सेंचुरी, जॉफ्री चौसर। और इनका एक वर्क आया कैंटरबरी टेल्स, द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स जो है ये आपको पढ़ना बिल्कुल चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। 24 शॉर्ट स्टोरीज, 24 शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें कैंटरबरी टेल्स में, है ना। और जॉफ्री चौसर के डेट तक ये कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, यानी फिनिश्ड नहीं था, ये अनफिनिश्ड। यानी अगर वो जॉफ्री चौसर जिंदा रहते तो और बहुत कुछ लिखते। द कैंटरबरी टेल्स में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था राइमिंग कपलेट, यानी राइमिंग कपलेट मींस हीरोइक कपलेट का, जिसके हर एक स्टेंजा में 2 लाइन्स होती है। और इसको आगे ले जाने वाले पायोनियर का मतलब होता है जो जिस चीज को गाइड करे, मेंटोरशिप दे। जॉफ्री चौसर 14th सेंचुरी के राइटर हैं और इनका एक वर्क है कैंटरबरी टेल्स जो कि अनफिनिश्ड, यानी इनके डेथ तक उसको और भी बहुत कुछ लिखा जाना उसमें था, इसलिए अनफिनिश्ड बोला है। 24 शॉर्ट स्टोरीज है इसमें, जरूर आप इसे पढ़ा कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये, है ना। और एक और है इन्हीं का वर्क है
उस वर्क का नाम है जेंटल ऑफ विमेन करके, ऐसे ही कुछ नाम है, एक बार आप लोग मेरे को बता देंगे। ऐसे ही एक नाम है, पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूं, आप नाम अगर बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा। कैंटरबरी टेल्स है, और एक और है जेंटल ऑफ विमेन या ऐसे कुछ, माइंड से निकल रहा है। अगर आप लोग में से कोई जानते हैं जरूर बताइए मेरे को, है ना। चलिए, हाँ, लीजेंड ऑफ गुड मैन, वेरी गुड, मैं भूल रहा था, सॉरी। लीजेंड ऑफ गुड मैन, वेरी गुड, बताए भी थे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। किसने बोला है? सुप्रिया ने। चलिए, लीजेंड, ये भी इन्हीं का वर्क है, और इस दोनों वर्क में जॉफ्री चौसर हीरोइक कपलेट, राइमिंग कपलेट का इस्तेमाल किए। क्वेश्चन है कि द क्लोज्ड हीरोइक कपलेट यूज्ड बाय पोप इज यूनिक। अब अलेक्जेंडर पोप के बारे में आप जानते हैं। अलेक्जेंडर पोप 18th सेंचुरी के पोएट हैं ये, और अलेक्जेंडर पोप, और एक का नाम और आता है आपका, क्या नाम है आप बताएंगे। ये सटायरिस्ट थे, और 18th सेंचुरी को अगस्तन पीरियड भी बोला जाता है, और द एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, अगर आप 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो इसे ऑगस्टन पीरियड भी कहते हैं। और आप मुझे बताइए, द एज ऑफ सटायर जो है 18th सेंचुरी में, अलेक्जेंडर पोप के साथ एक राइटर और है जो बहुत ही फेमस है, क्या नाम है उनका, आप बताइए। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, द क्लोज्ड हीरोइक कपलेट यूज्ड बाय पोप यूनिक। द टू लाइन्स, इसमें टू लाइन्स तो होता ही है, एक्ट एज अ स्टेंजा, इट मेक्स यूज ऑफ एन एंड स्टॉप, फर्स्ट लाइन ये भी है, और एवरी लाइन कंटेन्स आ कैजुअरा, है ना। कहने का मतलब जिसमें राइम हो, रिदम हो, हर एक चीज के बारे में बात करें, तो ये तीनों आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली। मुझे एक ही काम थोड़ी है, क्या बोल रहे हो। जोनाथन स्विफ्ट, वेरी गुड, सुमन ने जवाब दिया, जोनाथन स्विफ्ट। 18th सेंचुरी में दोनों रहे, दोनों ग्रेट सटायरिस्ट कहलाए। उस एज को द एज ऑफ सटायर भी बोला जाता है, और 18th सेंचुरी में अगस्तन एज भी आया है ना। जोनाथन स्विफ्ट साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 32 की बात कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग चौसर्स टेल इन प्रोज। जॉफ्री चौसर का जो टेल है, टेल का मतलब होता है स्टोरी, और अभी जस्ट समझाए कैंटरबरी टेल्स में 24 स्टोरीज हैं, एक प्रोज के फॉर्मेट पे है जो बहुत ही पॉपुलर है ना, इन प्रोज। द पार्डन्स टेल, ये आपके कैंटरबरी टेल्स का ही पार्ट है। द पर्सन्स टेल, द कुक्स टेल, करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर बताइए। द आपका यहां जो आंसर हो जाएगा पार्सन्स टेल, ये आंसर होगा, और ये आपका प्रोज के फॉर्मेट पे है, प्रोज के फॉर्मेट पे। पोयम, पोएट्री, प्रोज, क्या डिफरेंस होता है इसमें, अगर कोई जानता है तो बताइए। पोयम, पोएट्री, प्रोज, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है, बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बट इस तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन जानता है, बताओ मेरे को फटाफट। चलिए 33 की बात करेंगे। डॉन जुआन, रिटन बाय लॉर्ड बायरन, इज स्पेसिमैन। सबसे पहले डॉन जुआन जो है, ये लॉर्ड बायरन साहब का वर्क है। ये पब्लिश कब हुआ, पब्लिशिंग ईयर आपको बताना है, इसका पब्लिशिंग ईयर आप बताइए मुझे, कब पब्लिश हुआ। लॉर्ड बायरन साहब, लॉर्ड बायरन का क्या क्या नाम है, लॉर्ड बायरन साहब का क्या क्या नाम होगा। एक तो होगा बैरॉन बायरन, और एक नाम और है, सेकेंड नेम, ये आपको बताना है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लॉर्ड बायरन, क्या नाम है, सेकेंड नेम बताएंगे। स्पेसिमैन ऑफ, ये डॉन जुआन जो लिखा गया है, ये आपका क्या है, हीरोइक प्ले है, एपिक है, एपिक। सबसे पहले तो एपिक है, एपिक लॉन्ग पोयम है, लॉन्ग है। और ये डॉन जुआन जो है, ये क्या है, ये एक सटायर है, ये एक व्यंग है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एपिक नैरेटिव नहीं होगा, नैरेटिव का मतलब स्टोरी हो जाएगा, ये व्यंग है, सटायर है, तो एपिक सटायर, करेक्ट आंसर बी, बी फॉर बॉम्बे। चलिए, लॉर्ड गॉर्डन बायरन, पूजा कुमारी, बहुत बढ़िया। और ये पब्लिश कब हुआ डॉन जुआन, ये भी मैंने पूछा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बुलबुल, बहुत बढ़िया। ये सब आप सभी को पढ़ाया जाएगा मेरे द्वारा, परेशान नहीं होना है। प्रोज क्या है, पोएट्री क्या है, पोएम क्या है। फिलहाल मुझे बताइए डॉन जुआन का पब्लिशिंग ईयर 33, आंसर आपका हो गया एपिक सटायर के तौर पे। ये क्या है, 34 बोला गया। लुक बैक इन एंगर वॉज ईयर परफॉर्म्ड इन इज वियर। लुक बैक इन एंगर, ये एक वर्क है, और इसके राइटर का नाम आप बताओगे मुझे।
आप सभी को राइटर का नाम बताना है। लुक बैक इन एंगर वॉज परफॉर्म्ड इन ईयर 55, 56, 1956 में इसे परफॉर्म किया गया। चलिए, प्रीतम कुमार 1903 कह रहे हैं। सब लाइव क्लास में ऐड आ रहा है, मैं बात कर लूंगा। सौरभ रंजन जी, पता नहीं बहुत सारे बच्चों का कमेंट है, मैं बात कर लेता हूं। आप बताएंगे लुक बैक इन एंगर के राइटर कौन, और इसको परफॉर्म जो किया गया वो 1956 में किया गया है। हाँ, 1956, वेरी गुड। राइटर कौन है ये आप लोग बताइए। जॉन ऑफशॉर्न, वेरी गुड। ऑब्सक्योर नहीं, ऑप्शन होता है। सुप्रिया ने सही जवाब दिया है। बुलबुल से लगता है टाइपिंग मिस्टेक हुआ। जॉन ऑफशॉर्न, बहुत बढ़िया। जॉन ऑफशॉर्न, क्लियर, बहुत बढ़िया जी। चलिए 35 की बात कर लें। हु इज द मूवमेंट पोएट। मूवमेंट पोएट किसको बोला गया? अब देखिए यहां पे नेचर पोएट बोला जाता है, नेचर पोएट, ब्यूटी पोएट, उसके बाद कौन सा है? मूवमेंट पोएट। ये सब आपको याद रखना है। मूवमेंट पोएट, नेचर पोएट या लेक पोएट की बात करेंगे तो भैया नाम आप अच्छे से जानते होंगे, WWW यानी विलियम वर्ड्सवर्थ। ब्यूटी पोएट की बात करेंगे तो जॉन केट्स, और मूवमेंट पोएट की बात करेंगे तो फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन, फिलिप लार्किन, करेक्ट आंसर। टेड ह्यूगोस, इनका पूरा नाम है एडवर्ड टेड ह्यूगोस, सॉरी ह्यूगेस। टीएस इलियट का कंप्लीट नेम क्या है आपका? मालूम होना चाहिए आपको। थॉमस एस्टर्न्स इलियट। टीएस इलियट साहब को नोबेल प्राइज मिला था, कई बार बता चुके हैं, नोबेल प्राइज, और एक और अवार्ड मिला था इन्हें, ऑर्डर ऑफ मेरिट। इन विच ईयर? आप सारे बच्चे बता दोगे, मुझे इतना भरोसा है आप सभी पे। इन विच ईयर? 1948, वेरी गुड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टीएस इलियट के बारे में कई बार आपको बताए हैं कि थॉमस एस्टर्न्स इलियट जो हैं ये अमेरिकन राइटर हैं, बट ये बाद में ब्रिटेन में ही सेटल हो गए, वहीं पे रह गए, है ना। 1888 में, हाँ 1888, 1965, हाँ ठीक है, बर्थ और डेथ इनका। और 1927 के बाद ये ब्रिटेन में ही रह गए थे, है ना, वहीं पे बस गए थे। इनकी एक पोएम है द वेस्टलैंड करके, जो TRE 2.0 में 11th-12th वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। द वेस्टलैंड कई बार बता चुका हूं, आगे भी बताऊंगा। आप लोग राइटर नेम याद कैसे करते हैं? आप लोग जीनियस हो। नहीं रंजीत जी, आप भी हो जाएंगे, ये सारे बच्चे रेगुलर आते हैं, आप भी रेगुलर आइए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं जानबूझ के पूछता हूं आप सभी से ताकि आप जवाब दिया करें, है ना। चलिए अब यहां पे आ जाओ, पैसेज की बात कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ध्यान से आप मुझे सुनेंगे। बोला गया देयर इज अ प्लेस 40 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्टलैंड। एक जगह की बात की जा रही है जो 40 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट से है, और जगह का पोर्टलैंड है, विक्टोरिया, पोर्टलैंड विक्टोरिया, विच मेक्स फॉर एन अनयूजुअल विजिट। जहां पर एक विजिट हुआ जो कि अनयूजुअल था। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है? अनकमिंग होता है नॉट, और यूजुअल का मतलब होता है हैबिट, यानी आप लगातार वहां पे जाते आते नहीं रहते, कभी आप चले गए थे। इट इज लेक कोंडा, वहां पे एक लेक कोंडा है, जगह का नाम है। हेयर आर टू बी फाउंड रिमेन्स एंड एबॉरिजिनल सेटलमेंट्स। एबॉरिजिनल जो वहां के लोकल लोग हैं, नेटिव लोग हैं, उनका सेटलमेंट वहां पे देखने सुनने को मिला। द सर्कुलर स्टोन बेसिस ऑफ सेवरल हंड्रेड हर्ट्स। सर्कुलर स्टोन बेसिस हैं जहां पर सेवरल हंड्रेड हर्ट्स हैं, झोपड़ियां हैं कई सारे, सैकड़ों। रॉक्ड लाइंड वाटर चैनल्स, है ना, वाटर का चैनल्स बना हुआ है जो कि रॉक्ड लाइन है। एंड स्टोन टूल्स चिप्ड फ्रॉम द रॉक not normally found in the area. One of the attractions of Lake Konda long ago was its finish and the most startling का मतलब जो चीज आपको अचंभित करे। एविडेंस ऑफ, ये क्या हो गया? हाँ, startling evidence of aboriginal technology and engineering to be found. There are the systems built to trap fish. और वहां पे देखा गया बाद में कि मछली पकड़ना भी वहां का एक साधन था। ट्रैप का मतलब होता है मछली पकड़ना। वाटर कोर्सेस का मतलब यहां पे हो जाएगा स्ट्रीम, पानी की वो धारा किस दिशा में बह रही है, कैसे बह रही है। आइए, हैड बीन कंस्ट्रक्टेड बाय रीडायरेक्टिंग स्ट्रीम्स, है ना, स्ट्रीम धारा, बिल्डिंग स्टोन साइट्स एंड इवन स्क्रैपिंग आउट न्यू चैनल्स।
नए नए चैनल्स वहां बन जाते हैं, पानी की धारा इधर बहती है, उधर का वो रास्ता बन जाता है। एट स्ट्रेटेजिक स्पॉट्स, स्पॉट्स का मतलब जहां जगह, दे पाइल्ड रॉक्स, रॉक को पाइल कर देते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, अक्रॉस द वाटर courses to create weirs and build funnels to channel eels and fish into conical baskets. eel एक मछली का प्रकार होता है। There is a eel fishing technique which has hardly changed to the present day, जो अब बहुत मुश्किल से चेंज हुआ है। Beside, beside का मतलब होता है by the side of some of the larger traps there are the outlines, outlines का मतलब बाहरी रूपरेखा of rectangular, rectangular shape में है, stone line ponds प्रोबेबली होल्ड फिश, जो संभवतः मछली को होल्ड करके रखने का काम करता है, एंड कीप देम फ्रेश, और उसको फ्रेश रखता है। ऑन द ब्लफ्स ओवरलुकिंग द लेक, ओवरलुकिंग ऐसे ही देख देना। स्टोन सर्कल्स आर ऑल द रिमेन ऑफ एंशिएंट ड्वेलिंग्स, ड्वेलिंग्स का मतलब रहने वाले लोग वहां पे प्राचीन जमाने में। नॉट ऑल ऑफ द स्टोन्स वर क्वेरीड लोकली, मतलब वहां जितने भी स्टोन थे वहां के नहीं लग रहे थे। द हर्ट्स वेरी इन साइज, वेरी का मतलब होता है डिफरेंट, जितने भी हर्ट्स थे सबका साइज अलग अलग था। बट ऑल हैव गैप्स, हर एक में गैप था। फॉर डोरवेज, रास्ता था। लोकेटेड ऑन द, ये क्या लिखा हुआ है, ली साइड यानी बगल का साइड। अवे फ्रॉम द प्रिवेलिंग विंड, वन थ्योरी इज दैट द स्टोन वॉल्स वर ऑन वेस्ट टू शोल्डर हाई, शोल्डर के हाइट का, विद द टॉप रूफ्ड, जिसके ऊपर छत भी था, बाय ब्रांचेज एंड पॉसिबली पैक्ड विद मड, कीचड़ की बात कर रहे। द साइड प्रेजेंट्स अ पिक्चर, वहां पे एक तस्वीर भी हो रही थी, ऑफ अ सेमी सेटल्ड पीपल, जहां पे लोग आधे अधूरे सेटल्ड थे। क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप क्या होता है, अपोजिट सेंस दो दे आपको, जैसे जो रहने का तौर तरीका है उससे डिफरेंट वे में। नोमैडिक का मतलब क्या होता है, जो इंसान हमेशा घुमक्कर टाइप का हो, कहीं भी सेटल होके ना रहे। हंटर गैदरर्स ऑफ द डेजर्ट। द वर्ड स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है अपोजिट। एज यूज्ड इन द अबव पैसेज मींस डिस्टेंट कल्चर, अपोजिट पिक्चर, इलेक्ट्रॉनिक। स्टीरियोटाइप का इस्तेमाल यहां पे पिक्चर के लिए हुआ था, है ना, हट के पिक्चर के लिए जो क्या बोला गया था, सेमी सेटल्ड के बारे में। क्लियर, तो यहां पर हाँ रूढ़िवादिता, अपोजिट और पिक्चर के लिए इस्तेमाल किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। डिस्टेंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट वर्जन नहीं। लेक कोंडा इज सीन एज अनयूजुअल, भाई दिखने में अनयूजुअल क्यों लगा, यानी जैसा होना चाहिए, जो एक हैबिट होता है इंसान के रहने का, जैसे हमारे यहाँ का है, और आप किसी दूसरे जगह पे जाएंगे और वो आपको डिफरेंट दिखेंगे तो आपको अपने जैसा फील नहीं आएगा, तो वो आपको अनयूजुअल लगेगा। मेनली बिकॉज, वह अनयूजुअल क्यों था, इट इज सो क्लोज टू मेन टाउन, यह क्लोज मेन टाउन से क्लोज था। देयर आर रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स स्टिल टू बी सीन, इट शोज द लेक ड्वेलर्स वर टोटली रिलायंट ऑन फिश और फूड। बिल्कुल ये वाला और ये वाला, करेक्ट आंसर डी हो जाना है। सौरभ जी क्या कह रहे हैं आप, सर जो प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है शाम में, उसका ऑफलाइन फी कितना है और डेली सेट डेली सॉल्यूशन है क्या? हाँ सौरभ जी, डेली शाम वाला जीके जीएस की बात कर रहे हैं क्या आप सौरभ? शाम में जो स्टार्ट हुआ है जीके जीएस की बात कर रहे हो क्या? एक बार बोल दो मुझे। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ एब ओरिजिनल? एब ओरिजिनल का मतलब होता है जो लोकल है, जो देशी है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, नेटिव, नेटिव स्पीकर है ना, देसी। जैसे हम इंडियन हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है। सौरभ इंग्लिश, शाम में इंग्लिश का टेस्ट कब से, कितने बजे सौरभ होता है इंग्लिश का टेस्ट? मुझे मालूम भी नहीं है। इंग्लिश का शाम में कब से स्टार्ट हुआ है? 7 to 9 मैंने शुरू किया। शाम में 7 to 9 कहां कुछ शुरू किया? 7 to 9 प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है ना, 7 से 8 में। सौरभ जी 7 से 8 में प्रैक्टिस बैच, अभी लास्ट बात करता हूं आपसे। चलिए, तो नेटिव भी है और इंडिजिनस का मतलब भी देशी होता है ना, और एलियन मतलब होता है अजनबी, अननोन। ये आपका नहीं होगा, अभी तुरंत आपसे बात कर रहा हूं मैं सौरभ। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ प्रोबेबली? प्रोबेबली वर्ड का मीनिंग होता है पॉसिबली, यानी संभवतः, ऐसा हो सकता है, बिलीव किया जा सकता है। प्रोबेबली वर्ड से नाउन बनता है आपका प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे इनक्रेडिबली, इनका मीनिंग क्या होता है? नॉट होता है। और सीआरईडी क्रेड, क्रेड से आपका वर्ड बनता है क्रेडिट, यानी यहां पे ट्रस्ट की बात आप कर सकते हैं, यानी नॉट क्रेडिट, यानी कुछ होने की संभावना नहीं लग रही। इम्पैल्यूशिबल, पैल्यूशिबल वर्ड का मीनिंग वही होता है जो प्रोबेबल वर्ड का मीनिंग होता है, बट इम का मीनिंग क्या होता है? नॉट, यानी संभवतः वो चीज नहीं लग रहा। और हम बात किसकी कर रहे हैं? एंटोनिम, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाना है। और एस्क्रूपुलस वर्ड आया है जिसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट,
जो ईमानदार है, स्क्रूपुलस, और डिजॉनेस्ट में अनस्क्रूपुलस हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया यहां पर। चलिए आगे, नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेदर देन लिविंग इन वन प्लेस, यानी आप मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, रेदर देन कि आप एक जगह सेटल हो जाएं। ऑल ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब ही होता है घुमक्कर, है ना, नोमैडिक, इसी को बोलते हैं ए। आइटिनरी इसका मतलब होता है यात्रा वृतांत, और मतलब कहने का मतलब आप कहीं पे घूमने जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, उसकी जो प्लानिंग आप करते हैं, है ना, कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, प्लानिंग टू ट्रैवलिंग, यात्रा करने की जो प्लानिंग चल रही होती है उसको आइटिनरी कहते हैं। और ट्रैवलॉग में ट्रैवल यात्रा और लॉग का मीनिंग अभी जस्ट बताए थे, स्पीक करना, जब आप कहीं से घूम के आते हैं, वहां ये देखा, वहां ये देखा, वहां ऐसा कुछ था, तो वो चीज हमारा ट्रैवलॉग कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर माना जाएगा। चलिए आप लोग मुझे बताइए आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।